उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री हिमांशु राज पंडित जी, अपने आईटी के सह संयोजक प्रदेश के, आए और माननीय केशव जी का भाई साहब का स्वागत करें। उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा अपने प्रदेश के सह संयोजक सोशल मीडिया श्री हर्ष चतुर्वेदी जी आए और माननीय ब्रजेश जी भाई साहब का बुके भेंट कर स्वागत करें। प्रदेश के यशस्वी महामंत्री संगठन आदरणीय धर्मपाल जी का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा प्रदेश के सह संयोजक सोशल मीडिया श्री शशि जी आए और माननीय धर्मपाल जी भाई साहब का बुके भेंट कर स्वागत करें। अपने इस कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री गौरव भाटिया जी का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री गौरव वाषणे जी, प्रदेश के सह संयोजक सोशल मीडिया, आए और पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। सोशल मीडिया के इस संवाद के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी को आमंत्रित करूंगा, वो आए और अपना उद्बोधन तथा आगे की कार्रवाई संपादित करने की कृपा करें। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय इकाई के द्वारा आयोजित महाजन संपर्क अभियान से संबंधित आज के कार्यक्रम सोशल मीडिया संवाद में उपस्थित प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, भारत सरकार में मंत्री आदरणीय हरदीप पुरी जी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के महामंत्री संगठन आदरणीय धर्मपाल जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय गौरव भाटिया जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रदेश भर से आए मेरे सोशल मीडिया से जुड़े सभी योद्धा भाइयों बहनों, जैसा कि आप सबको जानकारी है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 9 वर्ष पूरे होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक जनसंपर्क अभियान के रूप में 30 मई से 30 जून तक का एक कार्यक्रम हम लोगों ने बनाया है और एक व्यापक जनसंपर्क का कार्यक्रम, घर घर संपर्क का कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार ने जो काम किए पिछले 9 वर्षों में केंद्र सरकार के द्वारा, माननीय मोदी जी के नेतृत्व के सरकार के द्वारा जो काम किए हैं, उन कामों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। आज आप लोगों के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं पूरे प्रदेश से आए सभी साइबर योद्धाओं का सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री के स्वर्णिम कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे होने के बाद आप सब लोगों ने जिस प्रकार से 2014 में पूरी कर्मठता और मेहनत के साथ एक वातावरण भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में बनाने का काम किया, उसी का परिणाम रहा कि परिणाम हमारे पक्ष में आए। भाइयों बहनों, अब तीसरी बार 2024 में आप सबके योगदान से विरोधियों को सोशल मीडिया के माध्यम से परास्त करने का और अपने नायक को पुनः प्रधानमंत्री बनाने का और कमल के फूल को खिलाने का एक अवसर हम लोगों को मिला है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि हमारे पास जो भी अस्त्र शस्त्र हैं, उन सबको मजबूती प्रदान करने के लिए लगातार हम लोग कार्य करते रहें। आज के सोशल मीडिया संवाद में आए सभी साथी मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव 2024
इसके लिए सोशल मीडिया के माध्यम से अपना मजबूत और महत्वपूर्ण योगदान भाजपा के पक्ष में करेंगे और एक बार पुनः 2024 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसके लिए हम सब लोग मिलकर योगदान करेंगे। मुझे विश्वास है उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है कि हमें सभी सीटें जीतनी है, 80 की 80 सीटें जीतने के लिए आपका स्नेह और सक्रिय सहयोग हम सब लोग अपेक्षित है। मैं एक बार आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी को, आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। भारत माता के, भारत माता के। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित सोशल मीडिया संवाद में उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, दिल्ली से चलकर के आए केंद्र में बहुत ही वरिष्ठ मंत्री आदरणीय हरदीप पुरी जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, संगठन के मुख्य कर्ता-धर्ता संगठन महामंत्री आदरणीय धर्मपाल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री आदरणीय संजय राय जी, आदरणीय गोविंद नारायण शुक्ला जी, आदरणीय अनूप गुप्ता जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय गौरव भाटिया जी, सोशल मीडिया के हमारे सभी भाई बहन, पत्रकार मित्रों, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के प्रदेश संयोजक आदरणीय कामेश्वर मिश्रा जी, सोशल मीडिया के प्रदेश संयोजक आदरणीय अंकित सिंह चंदेल जी, सोशल मीडिया के आदरणीय हर्ष चतुर्वेदी जी, आदरणीय हिमांशु राज पंडित जी, आदरणीय सौरभ जी, आदरणीय शशि कुमार जी। साथियों, हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि आज आधुनिक युग में सोशल मीडिया का बहुत ही महत्व है। आज से 20 वर्ष पहले जब हम सब चुनाव लड़ते थे, पोस्टर पर्चे के माध्यम से, अखबार के माध्यम से प्रचार करते थे, लेकिन जैसे जैसे साइंस ने प्रगति की, पूरी तरह से चुनाव और व्यवस्थाएं सोशल मीडिया पर आधारित है। भले ही अखबार टेलीविजन बाद में उठा पाए किसी खबर को, लेकिन आप लोगों के माध्यम से कोई भी खबर पूरे देश और दुनिया में पहुंच जाती है। उसकी सीमाएं 7 समंदर पार भी नहीं है। आप पूरी दुनिया में किसी खबर को पहुंचा सकते हो। मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अभूतपूर्व सफलता पिछले दिनों में हासिल की है, उसमें आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से नमन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। आप सबकी वजह से ही भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के पेज पर लगभग 16 मिलियन फॉलोवर्स हैं और हमारे उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पेज पर लगभग 5.5 मिलियन हमारे फॉलोवर्स हैं। इसके अलावा ट्विटर पर हमारे केंद्र के 20 मिलियन हैं और उत्तर प्रदेश के लगभग 4.5 मिलियन फॉलोवर्स हैं। ये सब आपकी वजह से संभव हुआ है। आप सबको याद होगा, अगर पुरातन काल में हम युद्ध जो लड़ते थे, तो जो योद्धा होते थे, तपस्या के माध्यम से कोई अग्नि का बाण लिए रहता था, तर्कस में कोई पानी का बाण लिए रहता था, फिर आंधी का बाण छोड़ते थे कि कोई अग्नि छोड़ा तो आंधी छोड़ देते थे, फिर अंत में कोई बहुत अग्नि जली तो वर्षा का बाण छोड़ देते थे। लेकिन ब्रह्मास्त्र बाण जो है बड़े बड़े साधकों के पास होता था, लेकिन ब्रह्मास्त्र अब आपके हाथ में है। आप अगर ब्रह्मास्त्र छोड़ दोगे तो ये मानकर चलिए कि विपक्षी दलों के जितने भी तर्कस में तीर हैं वो टिकने नहीं पाएंगे। ये क्षमता भारतीय जनता पार्टी ने, प्रदेश के, देश के लोगों ने, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के साइबर योद्धाओं को अच्छी तरह देखा, परखा और खरे सोने की सिक्के की तरह आप लोग निकल के आए हो। इसके लिए मैं आपका साधुवाद करता हूं। आगामी 2024 में हम सब तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से इन 9 वर्षों में भारत ने प्रदेश में प्रगति की है,
उत्तर प्रदेश और देश बदल चुका है। गरीब कल्याण की योजना जन जन तक पहुंची है। हम जब गांव में गरीब गुरबा के पास जाते हैं तो उसकी प्रसन्नता की जो बाछी खिली हुई है, जो मुस्कुराहट है चेहरे पर, उसको पक्का मकान 2 मंजिला मिला हुआ है, उसके घर में टोटी से नल से जल जा रहा है। लेकिन ये वाली टोटी नहीं है जिस पर हम लोग सोशल मीडिया पे लिखते हैं, वो सही वाली टोटी है। उसके घर में गैस सिलेंडर भी है। हमें याद है जब हम गैस सिलेंडर के लिए हम लोग अपनी बुआ के यहाँ जाते थे, गैस पर जब चाय बनती थी तो हमारे मन में आता था कि हमारे यहाँ भी कभी गैस आएगी। आज उसके यहाँ पक्का मकान है तो शौचालय भी है। आज शौचालय है तो उसको गैस सिलेंडर भी मिला हुआ है। उसको 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि मिल रही है। उसको आयुष्मान कार्ड, भले ही बीमार न पड़े, लेकिन एक आयुष्मान कार्ड सुरक्षा की गारंटी उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है। हजारों ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के प्रधानमंत्री जी के प्रति एक जुड़ाव, एक उनको महसूस होता है गांव गुरबा आदमी को कि उसके ऊपर कोई अभिभावक है जो उनकी चिंता पूरे देश के पैमाने पर कर रहा है, गार्जियन है, कोई मुसीबत आएगी। कोरोना काल में तो भारत ने अद्भुत काम किया है। हमें अच्छी तरह याद है, लोग रो रहे थे, बिलक रहे थे, परिजनों को घाट पर ले जाने का काम कर रहे थे, और माननीय प्रधानमंत्री जी राउंड द क्लॉक काम करके वैक्सीन को बनाने के साथ साथ बेड्स की संख्या, वेंटिलेटर्स की संख्या बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे थे। अभी हम हरदीप पुरी जी को सुन रहे थे। कोरोना महामारी के काल में भारत में जो टीके बने, उससे पहले टीके का इतिहास जो है, आप जानते हैं कि जो टिटनेस का टीका है, जो पोलियो ड्रॉप है, बनने के बाद दुनिया में भारत में आने में उसे 40-50 साल लग गए। और कोरोना का टीका अगर इंग्लैंड अमेरिका में बना तो भारत ने 2-2 टीके बनाए, और हमने वसुधैव कुटुंबकम के नारे को बुलंद करते हुए दुनिया के 135 से अधिक राष्ट्रों को कोरोना का टीका भेजने का काम किया। ये अद्भुत सफलता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिली है। हमने दुनिया को बताया कि अंतरिक्ष साइंस क्या होता है। लोग नासा की बात करते थे, हमने 10% दाम पर उपग्रह बनाकर दुनिया को दिखाया है कि साइंस हमारी कहां खड़ी है। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में लोग कहते हैं कि मेडिकल पर्यटन हो रहा है, लोग आते हैं यहां पर बाईपास कराने के लिए और इंडिया घूम करके जाते हैं। भारत बदल चुका है, तेजी के साथ बदल रहा है। आने वाली 2047 में हम दुनिया में 1 to 3 इकोनॉमी होंगे। अभी हम 1 to से लेकर 5 तक है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपको भरोसा दिलाता हूं, हम सब एक परिवार है। कभी भी कोई बात हो तो आपका भाई, आपका बेटा आपके साथ है। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आभार। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव मौर्य जी आए और हम सबका संबोधन करने का कष्ट करें। आदरणीय केशव। इतने धीरे से दोनों हाथ उठा करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। आज के कार्यक्रम में मौजूद हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनके नाम का करंट प्रदेश में ही नहीं देश में भी कितना है उसे आप सब, मैं समझता हूं, सोशल मीडिया की योद्धा जानते हैं। अनुभव के भंडार के रूप में भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री के नाते और आज उत्तर प्रदेश में विश्व के सबसे शक्तिशाली, सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर आज मीडिया के साथ भी संवाद था और आज सोशल मीडिया के मित्रों के साथ भी यह संवाद के कार्यक्रम में आए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र जी, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जिन्होंने बहुत एक संकेत में बातें आपको बता दी है, ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के संगठन महामंत्री के नाते, जैसे मैं आज ये कहने में संकोच नहीं है, यद्यपि बहुत लंबे समय तक यहाँ पर सुनील बंसल जी के नेतृत्व में आप सबने काम किया है, लेकिन आज
आदरणीय धर्मपाल जी ने उस कमी को पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। इसके लिए भी मैं बहुत हृदय से प्रसन्नता महसूस करता हूं। हमारे तीनों महामंत्रीगण श्री गोविंद नारायण शुक्ला जी, श्री अनूप गुप्ता जी, श्री संजय राय जी और आईटी के सोशल मीडिया के संयोजक के नाते हमारे कामेश्वर जी और अंकित सिंह चंदेल जी, और हमारे एक नाम छूटा जा रहा है क्योंकि आजकल आप लोग सोशल मीडिया पे बहुत रहते हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हिस्सा छूट जाता है। आदरणीय गौरव भाटिया जी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते यहाँ पर आए हैं। मैं बहुत सारी बातें नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि जितना युद्ध, जितना चुनाव बूथ पर लड़ना पड़ता है, उससे बहुत अधिक लड़ाई मैं मानता हूं कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लड़ना पड़ता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत, जिसके साथ सत्य है, जिसके साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा नाम है, जिनके नाम का वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। आप लगातार देख रहे हैं, कभी अमेरिका का राष्ट्रपति हाथ मिलाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, कभी ऑटोग्राफ की बात करते हैं, और कभी अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कैसे मतलब अपना बॉस कह करके पुकारते। तमाम वह वर्णन में नहीं जाता क्योंकि सोशल मीडिया के सब जितने योद्धा हो, मैं जानता हूं वह सब कुछ आप जानते हो, क्योंकि आपके सामने मुझे वह सब बताने की आवश्यकता नहीं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं मेरे साथियों, दो बातें याद रखना। इस समय यह जो चुनाव है कोई महाभारत का युद्ध नहीं है, लेकिन महाभारत जैसा ही युद्ध 2024 का है। मैं एक संघ में गीत गाया करता था, एक लाइन उसकी कहूंगा आप लोगों से कि सत्य यदि दुर्बल हुआ तो कौन उस पर कान देता, शक्तिशाली की गलत भी बात यह जग मान लेता। एक समय ऐसा था जब अमेरिका पर आतंकवादी हमला हुआ तो ओस्मा बिन लादेन को मारने के लिए अमेरिका के सैनिक पाकिस्तान में घुस गए और उसको वहां से मार करके और जाके समुद्र की किस गहराई में फेंक दिए, आज तक उसका आता पता नहीं है। कभी भारत ऐसा कर पाएगा ये सोचा नहीं था, लेकिन भारत ने भी चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक, चाहे एयर स्ट्राइक करके दिखा दिया कि भारत भी सत्य है, अगर हमारे साथ तो हम दुर्बल नहीं, हम शक्तिशाली हैं, दिखा दिया। मैं आप सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि यह जो युद्ध इस समय चल रहा है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म, और ऐसे समय में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में एक अलग एक दुनिया खड़ी हो गई है, वो आप ज्यादा जानते होंगे, मैं कम जानता हूं। अभी मैं दिल्ली गया था, मैं आपको बता रहा हूं। दिल्ली में कई युवा साथी जो थे, जो हमारी विचारधारा से भी जुड़े हुए हैं और प्रोफेशनल तरीके से जो हमारे विरोधी विचारधारा के लोग हैं, उनके साथ भी जुड़ने के लिए वो मजबूर हैं। कहते हैं कि हमको एक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ट्वीट करने के लिए 2-2 रुपए की कीमत अदा किया जाता है। आप लोग जानते होंगे, ज्यादा जानते होंगे। तो हमारे युवाओं को गुमराह कैसे करते हैं, उनका दुरुपयोग कैसे करते हैं। उनके पास इस प्रकार की आर्थिक ताकत हो सकती है, लेकिन देशभक्ति की ताकत केवल मेरे साइबर योद्धा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में। मैं आप सब लोगों को आज यहां पर कहना चाहता हूं, 2024 का जो लोग 9 साल पूरे होने पर जहां हम गौरव का अनुभव कर रहे हैं, 90 साल में कोई विरोधी सरकारें सारी होती, अभी तो 90 साल आजादी के नहीं हुए, लेकिन वह 90 साल में जो नहीं कर सकते, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने 9 साल के अंदर देश के अंदर किया है, और 6 साल 7वां साल चल रहा है आदरणीय योगी जी की अगुवाई में, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के अंदर किया। मैं आप सबको केवल इतना कहना चाहूंगा, समय का अभाव है, इतना ही कहना चाहूंगा कि 2024 का जो यह लोकसभा का चुनाव आने वाला है, इस चुनाव के पहले ही विपक्ष का आपने नाटक देखा है। देश के संसद आने लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, उसका बहिष्कार कर रहे हैं। क्या यह कोई देश का युवा इसको पसंद कर रहा था? क्या कोई पसंद नहीं कर रहा था? केवल भाजपा का ही नहीं, कोई पसंद नहीं कर रहा था। मैं आप सबको आह्वान करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि 2024 का लोकसभा चुनाव, ये ध्यान रखना, केवल राजनीतिक दृष्टि से जो हमारे विरोधी दल हैं वही नहीं लड़ेंगे। दुनिया में जितनी भी भारत विरोधी ताकतें हैं, जो भारत को विश्व का नेतृत्व करता देखना पसंद नहीं करते हैं, वह भी उनके साथ खड़े होंगे।
लेकिन मेरे साइबर योद्धा, यह युद्ध का मैदान आपके लिए है और भारत अब हारना नहीं, भारत अब जीतना जानता है। भाजपा अब हारना नहीं, भाजपा अब जीतना चाहती है। हम हर बूथ पे नहीं, हर प्लेटफॉर्म पर कमल ही कमल खिलाने के लिए अपनी प्रतिभा जितनी है पूरी ताकत लगा दो। आज के दिन ये आह्वान करते हुए मैं बहुत बातें नहीं कह करके इतना ही कि आप सब आगे बढ़ो, हम सब आपके साथ हैं, हर समय आपके साथ हैं, हर सुख दुख में आपके साथ हैं। इतना ही निवेदन करके अपनी वाणी को विराम, दोनों हाथ उठा करके एक बार फिर से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय हरदीप पुरी जी से कि पीपीटी की प्रेजेंटेशन एवं वीडियो के प्रस्तुतिकरण के माध्यम से इन सब विषयों का हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय हरदीप पुरी जी। मेरे साथ कहिए, भारत माता की, भारत माता की। परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय ब्रजेश पाठक जी और मेरे साथ दिल्ली से आए हमारे नेशनल स्पोक्सपर्सन गौरव भाटिया जी। आपको जैसे जानकारी है, गौरव भाटिया जी तो उत्तर प्रदेश से ही आते हैं और मेरे बारे आपको शायद नहीं पता हो, मैं भी आप ही ने मुझे राज्यसभा में भेजा है उत्तर प्रदेश से। दिल्ली में मेरे कुछ भाई लोग हैं, वो कहते हैं कि कुछ आपके सामने हम प्रेजेंटेशन करें पावर पॉइंट, और जब मैं यहाँ आया और मैंने देखा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो जोश है, तो मैंने वो थोड़ी सी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की बातें मैं अपने तरीके से आपके सामने रखूंगा। पर वहां पहुंचने से पहले मुझे ये बताइए, यहाँ पे एवरेज एज कितनी होगी? हाँ, कम लग रही है। देखिए, हमारी इस समय हम दुनिया में सबसे पॉपुलेटेड देश है, ठीक है, पर हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। उसका मतलब यह है कि हमारी एवरेज एज जो है 27 और 29 साल के बीच में देश में है। तो आप तो देश को ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो कितनी है? 27 साल है या 30 साल है? मुझे भी लगता है 27 साल ही लग रही है। कुछ हमारे जो अगली रो में इनको छोड़ के कुछ लोग बैठे, माननीय मुख्यमंत्री जी तो उसी लोअर 18 साल वो लग रहा है। अच्छा, ये बताइए जब मैं राजनीति के साथ जुड़ा, बहुत साल पुरानी बात, 50 साल से पहले, मेरी शक्ल से भी लगता हूं मैं उम्र में थोड़ा मैच्योर। उस समय जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, उस समय जब चुनाव लड़ा जाता था तो ये पोस्टर लगाया करते थे। पोस्टर में जो कहना होता है, तो एक तो पोस्टर लगाने वाले होते थे और एक और टोली होती जो पोस्टर उतारने वाले होते थे। मुझे लगता है ये टेक्नोलॉजी के बाद वो वही हो गया। अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि सोशल मीडिया पे जो आने वाला युद्ध है वो सिर्फ देश में हमारे खिलाफ है, वो ही नहीं होंगे, जो बाहरले मुल्क में भी है वो भी आएंगे। पर इसमें हमारे अपने लोगों का जो सपोर्ट टीम है, हमें वो भी लोग चाहिए जो हमारे में इन्फिल्ट्रेट करके हमारे अकाउंट्स को करते हैं। इसमें से आप में से कितने हैं जो ये टेक्नोलॉजी में विश्वास रखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं? काफी हाथ उठ रहे हैं। अच्छा, आप ये पहले बताइए कि इंस्टाग्राम पे कितने हैं आप में से? सभी लोग हैं ऑलमोस्ट।
तो ये इसकी एवरेज एज 25 से नीचे ही है। यह इंस्टाग्राम तो मीडियम ही उन्हीं का है। ये तो अभी एडल्ट ही अभी बने हैं, ये उसी में से हैं। अच्छा, ऐसे है कि 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में दायित्व संभाला, हम दुनिया में 10वें स्थान पे थे अर्थव्यवस्था में। पिछले 9 सालों में जो काम हुआ है उसके तो आंकड़े हमारे पास एक प्रेजेंटेशन है, वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे पार्टी के तरफ उनको आपको वर्चुअली भी दे देंगे, ऑनलाइन भी दे देंगे और हार्ड कॉपीज भी दे देंगे। पर आपको पता है तब से चल के 2014 से चल के आज तक हम 10वें स्थान से आके 5वें स्थान पे आ गए हैं। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें 2047 तक अमृतकाल, जब हमारे 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, तो हमें एक विकसित देश बनना है। तो वो किसका होगा अमृतकाल का? मैं समझता तो आप ही का होगा, युवा जिनकी अभी एवरेज ईयर है, और साथ साथ में आपके परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी, क्योंकि वो भी। तो मैं ये कहूंगा कि देखिए, इस 2047 का विकसित देश, उसको शेप करना, उसको मोल्ड करना, वो मेरी जनरेशन और जो बीच की जनरेशन, आपकी जनरेशन को मोल्ड करना होगा। तो आप मेरे को बताइए कि आप इस समय, अब जब हमारी अर्थव्यवस्था जो है ग्लोबली 5वें स्थान पे, हमारी $3.48 ट्रिलियन हमारी जीडीपी है, और आने वाले 1-1.5 साल में हम 3रे स्थान पर पहुंच जाएंगे। जब हम 2027-28 तक हम पहुंचते हैं $7 ट्रिलियन पे, और उसके आगे जाके 2027 से 2040 तक हम पहुंचते हैं 28,000 ट्रिलियन पे, तो हमारी जो पर कैपिटा इनकम है, जो एक व्यक्ति का शेयर बनता है, वो 2014 और 2023 में 9 साल में डबल हुआ, दुगना हुआ। आने वाले समय 6 गुना 8 गुना होगा, और वो आपकी जनरेशन जो है, आपकी जो अमृतकाल की मैं समझता हूं जनरेशन, उसका लाभ लेगी, और विश्व भर में आप जो ग्लोबल सीन है उसको आप बनाएंगे। देखिए, हमारी संस्कृति सभ्यता, लोग कहते हैं 7,000 वर्ष पुरानी है। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो हमें यह सिखाया गया कि दुनिया भर में 3 एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं। कौन सी? एक तो यूफ्रेटिस और टाइग्रिस नदियों के मेसोपोटामियन इजिप्शियन सिविलाइजेशन जिसको कहते थे, एक है चीन की सिविलाइजेशन, और तीसरी भारत की इंडस वैली सिविलाइजेशन। या देखिए, वो दो जो सिविलाइजेशन थी वो एंशिएंट भी हैं और एक किस्म से डेड सिविलाइजेशन है, पिरामिड्स। भारत की सिविलाइजेशन है, बड़ी विशेष है। वाराणसी जैसे 1000 वर्ष पुराने शहर को एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्मार्ट सिटी में आपने किया। अभी पीछे मेरा सौभाग्य था कि मैंने जो देखा फेथ कॉरिडोर पर, हमें जो हमारी जो बोट्स चलती हैं उस सबको हमने सीएनजी में कन्वर्ट किया, और वो जो घाट है, इतने शानदार काम हुआ है। आप में सब गए हैं वाराणसी? नहीं गए? ये तो मुझे लगता है कुछ हमारे में कमी रहेगी कि हमें कुछ आपका वहां जाने का इंतजाम नहीं किया। चलिए, उसमें हम बात करते हैं बाद में। देखिए, 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने कई योजनाएं शुरू करवाई। अब मैं आपको सबको जानकारी है स्वच्छ भारत मिशन, जिसमें जहां तक मुझे 11 करोड़ हमने टॉयलेट्स बनाए। इसका लाभ किसको मिलता है? सबसे ज्यादा गर्ल चाइल्ड को, डिग्निटी ऑफ दी हमारी महिलाओं की, इससे महिला सशक्तिकरण का संबंध है। प्रधानमंत्री आवास योजना, मोदी जी
ने कहा कि उनका ये सपना है, संकल्प है कि हर एक भारतीय नागरिक के सर के ऊपर एक पक्का मकान होना चाहिए, जिसमें सुविधाएं होनी चाहिए, शौचालय होना चाहिए, गैस का सिलेंडर होना चाहिए। पिछले 9 सालों में, और ये 2014 में कंसेप्चुअलाइज की गई स्कीम की शुरुआत तो जून 2015 में हुई। तब से लेके आज तक 3 करोड़ आवास जो हैं ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में सैंक्शन किए गए हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में देखिए तो 1 करोड़ 20 लाख, जिसमें 75 लाख से अधिक लाभार्थियों को दे दिए गए हैं। बाकियों का निर्माण हो गया है और आने वाले कुछ ही समय में ये पूरे कर दिए जाएंगे। और हर एक इस योजना में जो उत्तर प्रदेश के आंकड़े हैं बहुत ही इंप्रेसिव हैं। किसी तरीके से आप देख लीजिएगा। मेरी फेवरेट स्टोरी है कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के दायित्व संभालने के पहले 17 महीने में 17,000 डिमांड आई और सैंक्शन हुए दिल्ली में, और इनके आने के बाद 17 महीने में 17,000 17 लाख बन गए। और हर एक क्षेत्र में आप देखिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को ले लीजिए। 2014 के पहले 1947 से लेकर 2014 तक 74 हवाई अड्डे बने। अभी 2014 के बाद और अभी तक 74 बन चुके हैं और कई हवाई अड्डे नए सोचे जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मैंने इनकी स्टेटमेंट पढ़ी, ये चाहते हैं कि हर एक कमिश्नरेट में एक हवाई अड्डा होना चाहिए। जब हमें महामारी का सामना करना पड़ा, कई हमारे देशवासी थे जो बाहरले मुल्कों में फंस गए, कुछ की नौकरी छूट गई, कुछ वैसे घूमने गए हुए थे। तो जो हमने उस समय योजना बनाई भारतीय नागरिकों को वापस लाने की, कितने लोग ला पाए उसमें हम कितने उसमें वंदे भारत फ्लाइट्स में कितने लोगों को लाए वापस? हाँ, नहीं, टोटल कितना लगता है आपको? 2 करोड़ के करीब। एनीवे, ये आप देखिए फिगर्स। और मैं समझता हूं कि महामारी में यहां पे तो हमारा हेल्थ सेक्टर पूरा बंद पड़ा था। मुझे वो कागज दे देना। हमारा पूरा सेक्टर बंद पड़ा था। हमने सिविल एविएशन मंत्रालय के साथ मेरा संबंध था उस समय। हम बाहर से 1500 टन मेडिकल सप्लाईज लाए। भारत के अंदर 942 टन हमने मेडिकल सप्लाईज बांटे। और इस समय स्थिति ये है कि अगर ये मीटिंग भारत में नहीं हो रही होती, लखनऊ में या किसी हमारे भारतीय शहर में नहीं हो रही होती, तो अगर एक बहुत बड़ी देश है जिसकी जनसंख्या हमारे बराबर है, आप समझ जाओगे, मैं किसी देश का नाम नहीं लेना पाता हूं, वहां पे ऐसे मीटिंग मास्क के बगैर हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हमारी जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो एकदम सफल रही। मैंने अभी एक आर्टिकल पढ़ा है कि ये पिछले हफ्ते नहीं, उससे पहले हफ्ते उस देश में 65 मिलियन नए कोविड या वायरस के केसेस हुए हैं। और हमारे यहां छोटी सी भी बात होती है तो आप लोग तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, आप तो कह रहे थे ब्रेकिंग न्यूज तो टीवी वाले कहते हैं आपका अपना तरीका, ये हो गया। आजकल तो कोई हम लोग ये नहीं, हमें सावधान नहीं रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए भाई, कोई चिंता का विषय नहीं है। हमारा हेल्थ सेक्टर जो है, हमारे अस्पताल वैक्सीन के हमने 224 करोड़ वैक्सीन डोजेस बनाए और मुफ्त बांटी। और उसका असर यह है कि हमारी सारी एडल्ट पॉपुलेशन जो है सबको 2 वैक्सीन की डोजेस मिली हैं। हाँ, यहां पे कोई है जिसको 2 वैक्सीन डोजेस नहीं मिली? वो कह रहे हैं नहीं, वो कह रहे हैं 3, मैंने कहा 2 नहीं मिली। चलिए, आप तो हमसे भी आ गए, चलिए बढ़िया। देखिए,
मैंने अभी बात की प्रधानमंत्री आवास योजना की। मैं आपको आयुष्मान भारत के बारे में बताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी की ये जब योजना इसकी शुरुआत हुई तो कुछ लोग कहते थे कि इसकी जरूरत क्या है, हमारा तो वैसे हेल्थ केयर सिस्टम है। आज का आंकड़ा यह है कि देश भर में 37 करोड़ लोगों, हमारे भाइयों बहनों को जो इसके लाभार्थी हैं, और उसमें से उत्तर प्रदेश में 1,41,00,000 और करीब 90,000 इसके लाभार्थी उत्तर प्रदेश में भी हैं। जब हम स्वच्छता की बात करते हैं तो मुझे दो चीजें जो हैं इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट लगती हैं। पहली बात तो एक सरकारी स्कीम थी। ये सरकारी स्कीम जन आंदोलन कैसे बनी, क्योंकि इसमें हमारे जो भाई बहन जुड़े हुए थे उन्होंने जिस कमिटमेंट के साथ काम किया तो ये पॉपुलर कॉन्शियसनेस में चली गई, और इसमें आप लोगों का बहुत योगदान है, क्योंकि आपने सोशल मीडिया पे इस चीज को लोगों तक पहुंचाया नहीं, उनमें ये जागरूकता पैदा हुई है। और मैंने आज सुबह एक और ऐसी मीटिंग में एक फिगर शेयर किया था, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक स्टडी की थी कि स्वच्छ भारत मिशन के कारण क्या हमें लाभ हुआ है, और बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा 3 लाख से अधिक लोग, उनकी लाइफ सेव हुई है। दे कुड हैव पॉसिबली डाइड बिकॉज ऑफ दिस थिंग। और माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि उसके जो उत्तर प्रदेश में असर हुआ, इंसेफेलाइटिस बिल्कुल खत्म हो गया, बाकी चीजें हो गई हैं। तो एक बहुत बड़ा बदलाव है, पैराडायमेटिक शिफ्ट है। हमारे जब हम लोग मतलब मैं बचपन की बात नहीं करता हूं, उसके बहुत बाद की, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे किचन में क्या होता था, कोयला, लकड़ी एटसेट्रा। उस समय गैस सिलेंडर मिलना ही बहुत एक इन्फ्लुएंस और सिफारिश की जरूरत होती थी। 2014 में 14 करोड़ गैस के कनेक्शन थे। भाइयों और बहनों, आज वो 14 करोड़ चलते 9 साल के बाद 31 करोड़ 50 लाख हो गया है वो कनेक्शन। और जो हमारी उज्ज्वला योजना थी, जो 2016 में जिसकी शुरुआत हुई, आज वो पहुंच गई है 9 करोड़ 60 लाख पे। और उज्ज्वला योजना भी उत्तर प्रदेश के बलिया में उसकी शुरुआत हुई थी। अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें, देखिए इंटरनेशनल ट्रेड क्यों जरूरी है उसकी बात करने। जो भी हमारी अर्थव्यवस्था है, मान लीजिए 3.48 ट्रिलियन या 4 ट्रिलियन के आसपास जारी है, उसका 50% जो है जीडीपी हमारा एक्सटर्नल सेक्टर में है। जो हमारी वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, जो हमारी रेमिटेंसेस बाहर से आती हैं, हमारे एक्सपोर्ट्स 2014 में 3 करोड़ 27 लाख थे, 3 करोड़ 3.27 लाख करोड़ थे। 2022-23 में ये पहुंच गए हैं 3.27 लाख करोड़ से 36.91 करोड़। ये अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। इसमें भारत में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, मैंने ऑलरेडी सिविल एविएशन कनेक्टिविटी की बात की। हमारे 74 एयरपोर्ट थे 2014 तक, 74 और बने हैं, पर आगे जो काम आने वाला है, जो बनने वाला है, उड़ान स्कीम में आप देखिए ऐसे ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। जब मैं सिविल एविएशन मंत्रालय में था तो मेरे जो कॉलीग रेलवे मंत्रालय में थे, वो रेलवे मंत्री थे, मैं उनके साथ मजाक किया करता था। मैंने कहा अगर थोड़ा मुझे समय और मिल जाता तो मैं तुम्हारे रेल के पैसेंजर ले आता उड़ान स्कीम में। पर ये मजाक की बात है, बट वाकई में आप देखा जाए, क्योंकि सिविल एविएशन कनेक्टिविटी बढ़ रही है और लोगों से जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं, चाहे वो काम के लिए जा रहे हैं या अपने हॉलीडे रेस्ट एंड रिक्रिएशन के लिए जा रहे हैं, उसमें समय भी बचता है,
हाईवे कंस्ट्रक्शन आप देखिए, कितनी गति आई है उसमें। तो ऐसे मुझे और कई योजनाएं हैं, हम सिर्फ के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको दी जाएगी, मैं उसको इसलिए आप उनको आंकड़ों को रिपीट नहीं करूंगा, पर मैं आपसे एक दो सवाल पूछना चाहता हूं। जब हम लोग थे शुरू में, जब टेलीविजन आया तो ब्लैक एंड व्हाइट होता था, दूरदर्शन ने अपना काम शुरू किया, अब पता नहीं प्राइवेट चैनल्स कितने हैं, हंड्रेड्स होंगे, एंटरटेनमेंट, न्यूज, हर एक एरिया में। पर जो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है और इन्फ्लुएंसर्स का इन्फ्लुएंस है, मुझे आप बताइए, आपको क्या लगता है आने वाले समय में टेक्नोलॉजी से क्या होगा? क्या प्रिंट मीडिया, मैं दुनिया भर में देखता हूं जो सबसे बड़े अखबार हैं वो तो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, बाहर की कर रहा हूं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उनका भी इन्फ्लुएंस है, पर जितना सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है, मुझे लगता है कि इसलिए नहीं क्योंकि 2024 में चुनाव आ रहे हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं आप जैसे, वो जो हमारे बाकी सोशल, हमारे जो हेल्थ सेक्टर है, हमारा जो धार्मिक, हमारी जो वैल्यू सिस्टम है, मैं समझता हूं आपका जो इन्फ्लुएंस वहां पे है, आप इस चीज को मानते हैं कि नहीं? बताइए, ट्रू। और आप इसके लिए आने वाले टाइम पे सोशल कोहिजन के लिए, देश की विकास के लिए आप अपना दम लगाएंगे? ये हुई बात। और फाइनल मेरा, नहीं उसके पहले एक छोटा सा सवाल और है। मैं जहां जाता हूं, एक चीज तो बिल्कुल वहां पे मुझसे पूछा जाता है कि जब हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो मेरा एक ही पॉइंट होगा कि आपने लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया कर दिया है, इन्वेस्टमेंट तो आएगा, सही है कि नहीं? तो पंजाब में जाता हूं, मेरे से लोग कहते हैं कि आप यूपी की गवर्नेंस ले आओ। देखिए, एक चीज आप मान के चलिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो एक चीज बिल्कुल सही कर दी है कि गुड गवर्नेंस जो है वो अच्छी राजनीति भी है, बात सही है ना? और साथ में जो उत्तर प्रदेश का मॉडल है कि लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया होगा तो इन्वेस्टमेंट भी आएगी। तो इसके प्रचार के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आप थोड़े उत्तर प्रदेश के थोड़े ना, आप तो सारे देश के हैं। तो आप मुझसे एक वादा करिए, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि 9 साल का जो हमारे जो अचीवमेंट्स हैं मोदी जी की सरकार के, वो आपको हार्ड कॉपी आपको दे दी गई है। मैं उसको डिटेल में करता तो मेरे 1.5-2 घंटे लग जाते। आप उसमें से जिसका मन हो 5-6 विषय उठा के आप सोशल मीडिया पे चलाइए, उसके साथ जो देश भर की अचीवमेंट, उसके बाद उत्तर प्रदेश के जो आंकड़े वो बीच में सब लगे हुए हैं, उसको भी लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का आया हुआ है, तो हम सबको संबोधित करने का तत्पर है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ आयोजित आज के संवाद कार्यक्रम में
भारत सरकार के शहरी विकास, आवासन, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम मंत्रालय के माननीय मंत्री परम सम्माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश संगठन महामंत्री सम्मानित श्री धर्मपाल जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री गौरव भाटिया जी, प्रदेश महामंत्रीगण श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी, अनूप गुप्ता जी, संजय राय जी, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हमारे सभी प्रदेश भर से आए हुए हमारे सभी योद्धागण और उपस्थित भाइयों बहनों, आपने पिछले एक सप्ताह में बहुत सारी घटनाओं को अपनी आंखों से होते हुए देखा होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी की 6 दिवसीय 3 देशों की यात्रा, जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा, पहली बार आपने देखा होगा कि दुनिया के अंदर कोई संप्रभु राष्ट्र के प्रधानमंत्री दूसरे राष्ट्र के अपने समकक्ष प्रधानमंत्री के अभिनंदन के लिए जब एयरपोर्ट पर आते हैं तो उनका पैर छू करके उनका अभिनंदन करते हैं। ये दुनिया के अंदर पहली बार ये घटना दुनिया ने देखी है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति सम्मान के जो शब्द कहे गए, मोदी इज द बॉस, बहुत बड़ा एक सम्मान का भाव है। और अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा इस प्रकार की अभिव्यक्ति करना कि इच्छा होती है मैं आपका ऑटोग्राफ लूं। भाइयों बहनों, पापुआ न्यू गिनी और फिजी ने अपना सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया। दुनिया भर से जुड़े हुए तमाम राष्ट्राध्यक्षों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति अपना जो सम्मान का भाव व्यक्त किया है, हम सब भारतवासी उससे गौरवान्वित हैं। लेकिन इन घटनाओं को केवल अवलोकन नहीं करना, उसका केवल आनंद ही नहीं लेना, बल्कि मीडिया ने तो इन घटनाओं को बहुत, प्रिंट मीडिया में, विजुअल मीडिया ने इसको हाईलाइट किया। सोशल मीडिया के माध्यम से हम इसे कैसे प्रस्तुत करते हैं ये हम पर निर्भर करेगा। और उस घटना को उस रूप में प्रस्तुतिकरण, देखिए मीडिया का स्वरूप बदला है। मुझे याद है जब हम लोग राजनीति में शुरू में आए थे, प्रिंट मीडिया का बोलबाला था और प्रिंट मीडिया ही सब कुछ तय करता था। प्रिंट मीडिया के बाद हमने देखा आज से लगभग 20 वर्ष पहले विजुअल मीडिया आ गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने लग गया, लेकिन कम संख्या थी। उसके बाद धीरे धीरे करके संख्या बढ़ती गई। और पिछले
7-8 वर्षों के अंदर हम लोगों ने देखा कि सोशल मीडिया और अब डिजिटल मीडिया, ये दोनों तेजी के साथ अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इनका व्यापक पैमाने पे प्रचार हुआ है। पहले लोग सुबह उठते थे तो उनके लिए समाचार पत्र चाहिए होता था। बाद में लोगों ने टेलीविजन देखना शुरू किया। अब लोग अपने व्यस्त दिनचर्या में से समय निकाल करके अपने तैयार हुए, अपना सामान्य कारोबार देखा, काम धाम देखा और फिर अपने काम पे निकल गए। उनको जो भी देखना है, न्यूज़पेपर देखना हो या फिर कोई चैनल देखना हो या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ही उनको बहुत कुछ मटेरियल न्यूज के मिल जाते हैं। यानी स्मार्टफोन यहां आज एक बेहतरीन माध्यम हो चुका है समाचार के आदान प्रदान का भी। डिजिटल मीडिया का प्रचार भी उतनी तेजी के साथ हुआ है और सोशल मीडिया का भी। लेकिन इसका उपयोग कैसे करना है और किस रूप में करना है, याद रखना, जो मीडिया के अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं वही टिक पाएगा जो अपनी विश्वसनीयता को बनाए रख पाएगा। जिसकी विश्वसनीयता होगी वही टिकेगा, बाकी तो एक समय के बाद सब अपने आप गायब हो जाएंगे। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज इस अवसर पर आपसे कहूंगा कि पिछले 9 वर्ष के अंदर बदलते हुए भारत को हम सब ने अपनी आंखों के सामने देखा है। एक भारत, श्रेष्ठ भारत, वैश्विक मंच पर भारत को बढ़ती हुई प्रतिष्ठा, भारत का विरासत हो या भारत का व्यक्ति, दोनों का सम्मान बढ़ा है। योग वैश्विक मंच पर छा गया। चीन जैसा देश आज के दिन पर उनके यहां सबसे ज्यादा योग की क्लासेस लग रही है, योग के पीछे भाग रहा है। आयुष दुनिया के अंदर छा गया, आयुर्वेद के पीछे लोग भाग रहे हैं। भारत वैश्विक मंच पर अनेक ऐसे कार्यक्रमों का नेतृत्व कर रहा है जिसकी आज से 9 वर्ष पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। भारत का जो नागरिक दुनिया के अंदर जहां कहीं भी रहता है, आज दुनिया के अंदर जब वह व्यक्ति जाता है तो उसको सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। और नहीं तो 9 वर्ष पहले हमारे केंद्रीय मंत्री पुरी जी स्वयं भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे। कई देशों में भारत के एम्बेसडर के रूप में उन्होंने देश की सेवा की। देश के राजनयिक संबंधों को और कूटनीतिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए अपनी अहम भूमिका का निर्वहन किया। और उस कालखंड में उन्हें कितनी परेशानी होती रही होगी जब देश के अंदर असमंजस की स्थिति रही होगी और उनको विदेशी मोर्चे पर अपना मोर्चा संभालना पड़ा रहा होगा। कितने कठिन दौर से उस समय गुजरा होगा। लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की ताकत का एहसास दुनिया कर रही है। क्राइसिस मैनेजमेंट के रूप में अगर कोई व्यक्ति दुनिया के अंदर देखा जा रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी जी देखे जा रहे हैं। दुनिया के अंदर कहीं संकट आएगा, लोग आशा भरी निगाहों से भारत को देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी को देखते हैं। और ये हम सब भारतवासियों का सौभाग्य है कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में G20 जैसे प्रतिष्ठित समिट को आयोजित करने का सौभाग्य भी भारत को प्राप्त हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। और अनेक बैठकें, 150 से अधिक बैठकें अब तक भारत के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में भी कुछ बैठकें हुई हैं। यानी दुनिया भारत को देखने के लिए आ रही है, भारत के सामर्थ्य को देखने के लिए आ रही है। लेकिन भारत के सामर्थ्य को दुनिया के सामने, क्योंकि सोशल मीडिया का कोई दायरा नहीं है, समाचार पत्र का एक दायरा है।
अगर लखनऊ का संस्करण है तो लखनऊ में ही दिखेगा वो। वाराणसी का है तो वाराणसी में ही पढ़ने को मिलेगा। लेकिन सोशल मीडिया का तो कोई दायरा नहीं है। मैं कभी कभी देखता हूं, मैंने उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसमें सोशल मीडिया की बड़ी नेगेटिव उनकी चीजें थी, तो मैंने उनका एनालिसिस करवाया। एक बार मैंने देखा कि इतने नेगेटिव ट्वीट क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, मैंने उसका एनालिसिस करवाया। तो मैंने देखा उसमें 75% से अधिक ट्वीट जो हुए थे, ये सब यूके से, यूएई से, यूएस से या किसी अन्य ऐसे दूर बैठे हुए कोई अन्य जगहों से किए गए थे, जिनका भारत से या उत्तर प्रदेश के किसी शहर से कोई लेना देना नहीं था। यानी आपका कोई दायरा नहीं है, आपका तो वैश्विक दायरा है। सोशल मीडिया का दायरा वैश्विक है और इसलिए अपने इस दायरे को उसी विश्वसनीयता के साथ, प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत करने के लिए आप सबको अपने आप को तैयार करना होगा। वैश्विक मंच पर बढ़ती हुई भारत की प्रतिष्ठा हो या राष्ट्रीय और आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर भारत के द्वारा सुदृढ़ की गई अपनी स्थिति, भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हो या विरासत के सम्मान का, भारत के अंदर गरीब कल्याणकारी योजनाओं का हो या युवाओं को स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर करके या महिला सशक्तिकरण के लिए बेहतर कदम उठाने का, ये हर एक क्षेत्र में कुछ न कुछ नया हुआ है। और उस सभी बातों को अगर हम सोशल मीडिया के माध्यम से हाईलाइट करेंगे, अधिक से अधिक व्यक्ति तक हम पहुंच सकते हैं, अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं, सही तथ्यों से उन्हें अवगत करा सकते हैं। क्योंकि जो कुछ भी मिलेगा वह जब आप उस प्रकार का मटेरियल देंगे तो ही लोग उसको स्वीकार कर पाएंगे, अंगीकार पकड़ पाएंगे और उसकी प्रामाणिकता भी होनी चाहिए। अगर वह कहीं से उसको क्रॉस चेकिंग करता है तो उसको उन स्थितियों में वह सत्य के नजदीक दिखना चाहिए, सत्य दिखना चाहिए या सत्य के नजदीक दिखना चाहिए, तो विश्वसनीयता बनी रहेगी। नहीं तो होता क्या है, आपने देखा होगा, एग्जिट पोल आते हैं, जो जमीनी धरातल पर कार्य करता है उसके सही आंकड़े आते हैं और अब तो लोग बोलने लग गए, यार देखो इसी का सही आएगा, बाकी तो सब ऐसे ही बोलते हैं। तो ऐसे ही आपके बारे में भी कोई गलत धारणा ना बनाए और सचमुच जितना कार्य हुआ है, जिस भी क्षेत्र में आप देखेंगे, किसी भी क्षेत्र में, किसान कल्याण का हो, युवा कल्याण का हो, महिला सशक्तिकरण का हो, श्रमिकों के कल्याण का हो या फिर व्यापारी कल्याण का हो, वन नेशन वन टैक्स का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अलग अलग सेक्टर में अलग अलग जो कार्य हुए हैं, कहीं हाईवे बने हैं, एक्सप्रेसवे बने हैं, इंटरस्टेट कनेक्टिविटी बेहतर हुई, पहले से बहुत अच्छी हुई है, एयरपोर्ट्स बने हैं, उड़ान जैसी योजनाओं ने एक सामान्य नागरिक को भी वायु सेवा और हवाई जहाज से चलने की सुविधा उपलब्ध करवाई है। ये बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको एक एक करके अगर हम गिनना प्रारंभ करेंगे तो यह हमारे लिए स्वयं भी प्रतिदिन का एक बहुत बड़ा कार्य हमें प्राप्त होता है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर ही अगर आप देखेंगे, अगर देश के अंदर 3 करोड़ से अधिक गरीबों को एक एक आवास मिला है, तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में 54 लाख गरीबों को एक एक आवास मिला है, 54 लाख गरीबों को, और ये पिछले 6 वर्ष के अंदर मिला है। इन 6 वर्षों में 54 लाख गरीबों से हम आधा मिनट का उनका थोड़ा सा वीडियो लेकर के उसी को हम सोशल मीडिया में वायरल कर लें। कैसे एक योजना आर्थिक स्वावलंबन का आधार बनती है। मैं अयोध्या की एक घटना आपको पिछली बार भी बताया था और मैं फिर अब उसको दोहराना चाहूंगा। विगत लोकसभा चुनाव में मुझे भारत निर्वाचन आयोग ने बैन कर दिया था,
चुनाव चल रहे थे, बीच चुनाव में 3 दिन के लिए मुझ पर बैन लग गया। अब मेरे लिए परेशानी थी, 3 दिन मुझ पे ही बैन लग गया, प्रचार नहीं कर सकता था, मीडिया में भी कोई मेरा इंटरेक्शन नहीं हो सकता था, मुझे कोई बयान नहीं देने थे। अब क्या करूं? तो पहले दिन ही मुझे अयोध्या से एक निमंत्रण आया। मैंने कार्यक्रम बनाया था, अयोध्या जाऊंगा, श्री राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी के दर्शन करके फिर वापस आऊंगा। तो अयोध्या से एक निमंत्रण मुझे मिला। एक अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति ने मुझे आमंत्रित किया कि आप अयोध्या आ रहे हैं, आप मेरे घर में आ जाते तो अच्छा रहता है। तो मैंने पूछा भी क्या है इनके घर में? लोगों ने कहा इनके घर में गृह प्रवेश है। तो मैं गया, तो मैंने कहा चलिए आ जाएंगे, क्योंकि मेरे पास कोई काम तो था नहीं, तो मुझे दर्शन के बाद था, तो मैंने कहा दर्शन के बाद घूमते घूमते निकल करके आ जाऊंगा। तो मैं सोचता था बहुत बड़ा घर होगा, लेकिन जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि एक छोटा सा घर है और परिवार के लोग एक थाली में दीप लेकर के खड़े हैं। तो मैंने उन लोगों से पूछा, मैंने कहा आप ऐसे क्यों खड़े हैं? उन्होंने कहा साहब आपके स्वागत के लिए। मैंने कहा आपका घर? कहा ये हमारा घर है। मैंने कहा ये तो प्रधानमंत्री आवास योजना का घर है। कहा साहब इसीलिए तो बुलाए हैं, यही तो हमें मोदी जी ने दिया है और आपने दिया है। यानी वो व्यक्ति उसे कहता है कि ये घर आपने मुझे दिया है और इसलिए मैं इसके गृह प्रवेश में चाहता था कि कोई आ जाता, कितना अच्छा होता। और तो मुझे पता लगा कि आप पे बैन लगा हो, आपके पास कोई काम तो होगा नहीं, इसलिए हमारे घर ही आप आ जाएंगे। तो मैंने कहा भी आपने तो बहुत अच्छी बुद्धि लगाई है। तो मैं घर चला गया, बैठ गया घर में। घर में बैठा तो मैंने कहा अच्छा बताइए आपको कुछ और योजना का लाभ मिला? कहाँ साहब, ये जो हमारे घर में भोजन बन रहा है ना, ये भी मोदी जी ने दिया। मैंने कहा और? कहा ये जो बिजली जल रही है ना, ये भी सौभाग्य योजना में हमें मिली है, फ्री में मिली है, ये भी मोदी जी ने दिया। मैंने उसके बाद कहा और कुछ? कहा साहब हाँ, हमारा ये जो पासबुक है ना, ये भी मोदी जी ने दी, जनधन अकाउंट भी मोदी जी ने खोला। मैंने कहा और? कहा ये जो राशन कार्ड है ना हमारा, ये राशन कार्ड भी आपकी सरकार जब आई, बीजेपी की सरकार आई, तब हमारा बन पाया। तो मैंने कहा इससे पहले क्या होता था? आके 17 और 14 के पहले क्या हो रहा था? यह देश तो 1947 में आजाद हो गया था। कहा साहब मैं बीएसपी का फुल टाइमर था, जीवन भर मैंने अपना पूरा जीवन उसमें बर्बाद कर दिया, लेकिन कभी मेरे परिवार के लिए आवास नहीं बन पाया। मुझे आवास बनने की बात तो दूर, तो मैंने कहा कैसे रहते थे आपके? उसने कहा साहब मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़की और 1 लड़का। बड़ी लड़की की शादी कर ली है, छोटी पढ़ रही है और 1 लड़का है ये। मैंने कहा आप वैसे काम क्या करते हैं? कहा साहब उनके लिए उस पार्टी में काम करता था, लेकिन समय समय पे परिवार का भरण पोषण करने के लिए राजमिस्त्री का भी काम कर लेता था। तो मैंने कहा आपके मन में कभी इच्छा नहीं हुई कि घर बनाना चाहिए? कहा साहब घर बनाने की इच्छा होती थी, लेकिन लड़की बड़ी थी, पहले मुझे उसकी शादी करनी थी। तो पहला पैसा इकट्ठा किया, लड़की की शादी कर दी। फिर पैसा इकट्ठा किया तो मन में आया कि घर बनाऊं या लड़के के लिए कोई कारोबार करूं। 1 लाख रुपए इकट्ठा कर पाया, लेकिन 1 लाख में तो घर बनेगा नहीं। तो उसी समय मुझे आकर के आपके अधिकारियों ने कहा कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना में तुम्हारा घर स्वीकृत हुआ है, अपना अकाउंट नंबर दो। मैंने नंबर दिया, 1.5 लाख की पहली किस्त मेरे अकाउंट में आ गई। और अगली बार
पूरा पैसा आया, मेरा पूरा मकान बन गया। मकान बनते ही बिजली वाले आए, उन्होंने कहा भाई इसमें बिजली का कनेक्शन भी देना है, रसोई गैस का कनेक्शन भी मिल गया, राशन कार्ड भी मिल गया, 5 लाख का आयुष्मान का कार्ड भी मिल गया। और मैंने कहा जो पैसा 1 लाख रुपया रखा है उसका क्या कर रहे हैं? मेरे मन में आया, मैंने कहा जो 1 लाख रुपए रखें। कहा साहब वही तो मैं बताने जा रहा हूं अब कि जो 1 लाख रुपया मेरा बचा है, मैंने उसको अब अपने लड़के के लिए एक ई रिक्शा खरीद लिया है और उस ई रिक्शा से मेरा लड़का प्रतिदिन 1000 रुपये से 1500 रुपया अयोध्या में कमाता है। अब मुझे कोई चिंता नहीं है कि मुझे कार्य मिले या न मिले, मेरा लड़का रोज कमा करके आ रहा है। एक प्रधानमंत्री आवास योजना कैसे स्वावलंबन का आधार बनती है, उसका एक उदाहरण है। और मुझे लगता है कि यह योजना न जाने कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकती है। 54 लाख परिवारों को एक आवास की योजना का लाभ दिया है डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर। भाइयों बहनों, देश के अंदर 80 करोड़ लोगों का, आपने देखा होगा इससे पहले कि आप लोगों को थोड़ा रिसर्च की आदत भी डालनी चाहिए। इससे पहले कब कब महामारी आई, थोड़ा ढूंढिए, देखिए, इतिहास के पन्नों में आपको देखने को मिलेगा। 19वीं सदी के प्रारंभ में देश के अंदर स्पेनिश फ्लू आया था। दुनिया की एक बड़ी आबादी उसकी चपेट में आई थी। यह मान्यता है कि ये 1915-16 से चल करके 20-21 तक चली थी। एक लंबा दौर चला था उसका, जैसे कोविड का 19 से लेकर के लगातार चल रहा है अभी। और लगभग 3-3.5 करोड़ लोग उसकी चपेट में आए थे, मरे थे उससे। भारत के अंदर भी गांव के गांव मर गए थे, सफाया हो गया था, कोई पूछने वाला नहीं था, क्योंकि कुछ लोग बीमारी से मरे थे, कुछ लोग भूखमरी से मरे थे। और केवल उसी समय नहीं हुआ था, ये तो आपने 1880 और 85 के बीच में जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम जैसा गीत लिखा था, आनंद मठ के आधार पर जो गीत रचा गया था, यह राष्ट्रीयता का भाव पैदा करने वाला यह बंगाल के सन्यासी विद्रोह का है। कैसे वहां पर भूख और आपदा के कारण लोग भूख से मर रहे थे, किस प्रकार की अव्यवस्था थी, अराजकता थी। लेकिन इतनी बड़ी महामारी, वैश्विक महामारी, इस एक सदी की सबसे बड़ी महामारी, और भारत जैसे देश में टेस्ट फ्री, उपचार फ्री, वैक्सीन फ्री और 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा भी उपलब्ध करवाने का कार्य यह भी मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और भाइयों बहनों, देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश में हम 15 करोड़ लोगों को पिछले 3 वर्ष से लगातार फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। ये 15 करोड़ लोगों तक कोई जाएगा, उनको कोई बोलेगा कि भाई आपको राशन की कोई सुविधा असुविधा तो नहीं है? अगर उनके हम आधे मिनट के भी बना ले, 1 करोड़ लोगों को, जिसमें निराश्रित महिलाएं हैं, वृद्धजन हैं, दिव्यांगजन हैं, 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर हम दे रहे हैं। 10 करोड़ गरीबों को, 10 करोड़ नागरिकों को उत्तर प्रदेश के अंदर 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सालाना सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। ये चीजें क्या बताती हैं? सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी कार्य कर रही है और गरीब कल्याण की योजनाएं समान रूप से सबके बीच में। लोग कहते हैं, बहुत बार इस बात के आरोप लगते हैं, और सच भी है, वोट जिसको मर्जी जहां देना होते, लेकिन ये आरोप अक्सर लगते हैं कि मुस्लिम वोट नहीं दिया। हम कितना उनके पास गए? हमने क्या उनसे कभी बातचीत की?
हमने योजनाओं के बारे में कभी उनसे चर्चा की? सबसे अधिक लाभार्थी, मैं एक बार एक योजना के बारे में चर्चा कर देख रहा था कि कहीं किसी के साथ कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है, और अब तो डाटा इतने मजबूत हो चुके हैं, इतने अच्छे आ चुके हैं, आप एक बार एनालिसिस कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस समुदाय से जुड़े हुए कितने लाभार्थी हैं। आप आश्चर्य करेंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम आबादी 19 से 20% होगी, और उस योजना में लाभार्थियों की संख्या 35% थी। मुस्लिम लाभार्थियों की संख्या 35% थी। सरकार ने भेदभाव तो नहीं किया किसी के साथ, लेकिन उन पीड़ितों को के साथ संवाद बनाना और फिर उसको सोशल मीडिया के माध्यम से कि वह भी असलियत सामने आनी चाहिए। जो लोग वैश्विक मंच पर भारत को बदनाम करते हैं, भारत के अंदर ह्यूमन राइट की बात करते हैं, उन लोगों की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए कि नहीं, यहां पर बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ दिया जाता है और यहां पर तुष्टीकरण नहीं होता है। यहां पर तो हर नागरिक के सशक्तिकरण के लिए कार्य होता है, और सशक्तिकरण का यह अभियान भारत का अभियान है, क्योंकि हमें भारत को तुष्टीकरण के राह पर ले जाकर के किसी विभाजन की त्रासदी से गुजारना नहीं है। भारत को सशक्तिकरण के मार्ग पर ले जाकर के एक सशक्त और समर्थ भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना है, और यही प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्ग है। यही मोदी जी का मार्ग है, यह सशक्तिकरण का मार्ग ही जो भारत को समर्थ बना सके, सशक्त बना सके। और इसीलिए यही कारण है, आज से 9 वर्ष पहले भारत के अंदर पूर्वोत्तर के राज्यों में नहीं घुस सकते थे। आज नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी की समर्थक सरकार है, मेघालय में भारतीय जनता पार्टी की समर्थक सरकार है, अरुणाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाइयों बहनों, ये चीजें दिखाती हैं जनता के मन में एक विश्वास पैदा हुआ है। हर केंद्रीय मंत्री हर 15 दिन में वहां जाकर के 3 दिन वहां कैंप करता है, गांवों में जाता है। वहां का प्रशासन जाए ना जाए, लेकिन केंद्रीय मंत्री वहां जाकर के प्रधानमंत्री मोदी जी को रिपोर्ट करता है कि नहीं, ये कार्य हो रहे हैं और इन कार्यक्रमों को इस रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हुआ है। पूर्वोत्तर का ये संवाद आज वहां को पूरी तरह अलगाववाद से मुक्त कर चुका है। जम्मू और कश्मीर आपके सामने है। अभी G20 का समिट जम्मू कश्मीर में हुआ। दुनिया के 20 देशों के प्रतिनिधि, 9 मित्र देशों के प्रतिनिधि और अन्य 7 देशों के लोगों ने भी उसमें भागीदारी की। और मान कर सकते हैं 200 विदेशी डेलीगेट्स आए हों, पूरे कश्मीर के अंदर घूम करके आ गए हों, 3 दिन का समिट भी संपन्न हो जाए। ये आज का कश्मीर है। कश्मीर विकास की राह पर आगे बढ़ चुका है। कश्मीर में अब पाक अधिकृत कश्मीर से आवाज उठ रही है कि हमें भी अब इस पाकिस्तान से मुक्ति दो, भारत के अंदर फिर से वापस लागने का कार्य करो। वे मांग वहां पे उठने लग गई है। आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर की क्या स्थिति है। 5 किलो गेहूं के लिए छीना झपटी हो रही है। यानी दुनिया को आतंकवाद की भट्टी में झोंकने वाला आज एक एक रोटी के लिए तरस रहा है। और भारत समृद्धि की एक नई नई राह चढ़ रहा है। भारत का सबसे जो उपजाऊ लैंड था वो अब पाकिस्तान की ओर गया, लेकिन वो संभाल नहीं पाया। उसको अपने आप में विश्वास नहीं था। परिणाम क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था 9 वर्ष में 10 से घट करके दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बना है, और पाकिस्तान दरिद्रता की नई नई सीढ़ी चढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। यही अंतर है। एक भारत समृद्धि की नई सीढ़ियों को चढ़ रहा है
और एक पाकिस्तान है वो दलिद्रता की सीढ़ियों को चढ़ता हुआ नरक की गर्त में गिरता जा रहा है। भाइयों बहनों, हमें इन सभी बातों को, और आप तो बहुत अच्छा कैप्शन बना लेते हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं इसमें सोशल मीडिया में। तो कल क्यों जो मुझे बता रहे थे अपने स्मार्टफोन पे, देखिए संसद का बहिष्कार विपक्ष ने किया, एक कार्यकर्ता ने कितना अच्छा इसमें वो किया है। मुझे लगता है कि अच्छे और सरल भाषा में हम बहुत सारी चीजों को दे सकते हैं, लेकिन साथ साथ उन लोगों के साथ संवाद बनाने की कला भी हमें सीखनी होगी, अधिक से अधिक लोगों के साथ, और फिर उसको अधिक से अधिक लोगों तक प्रचार प्रसार करना। हर व्यक्ति के मन में एक विश्वास कि अगर 54 लाख लोगों को आवास मिले हैं, जो बचे खुचे होंगे आने वाले समय में उनको भी मिलेगा, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और हमने तो दिया। शेख सूची जब बनी थी जिसके अनुसार ये आवास मिल रहे थे ग्रामीण क्षेत्र में, तब न केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, न प्रदेश में हमारी सरकार थी, भाजपा की सरकार थी। प्रदेश में तब सपा और बसपा की सरकारें थीं और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने जिस प्रकार की उसमें सूची बनाई होगी, बहुत सारी गलतियां थी, तब भी बिना किसी भेदभाव के उन लोगों को दिया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने देखा कि भाई इसमें तो बहुत सारे वंचित अभी पा नहीं रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर सीएम आवास योजना एक अलग से योजना भी बनाई। मुसहर लोग लाभान्वित हो रहे हैं। कोल, सहरिया, थारू, चेरो, इन सभी जातियों को उसके साथ जोड़ा गया है। बनटांगिया, ये सभी लोगों को 100% सिचुएशन की तरफ हम लोग लेकर के गए। सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन लोगों से संवाद कौन करेगा? उनसे संवाद करना, आधे आधे मिनट का वीडियो बना करके, और फिर उसको अगर आप बना करके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी और नमो ऐप्स के साथ भी उसको जोड़ने का कार्य कर देंगे, इतना ज्यादा वह पॉपुलर होगा देश के अंदर। हर एक योजना का अलग अलग समय में अलग अलग योजना, अलग अलग ग्रुप, अलग अलग योजना को लेकर के प्रदेश भर में इस अभियान को, कैंपेन को आप चला देंगे, तो मुझे लगता है कि 2024 का आधा कैंपेन तो आप लोग स्वयं अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छे ढंग से उसको आगे बढ़ा सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के ही आप देखें कितना कठिन होता था। आज मैं देखता हूं दिल्ली से अगर किसी को लखनऊ आना होता है, वह बाई रोड आ जाता है। उसको अब एरोप्लेन, जहाज की, हवाई जहाज की बहुत इंतजार नहीं करता हो। बलिया से किसी को लखनऊ आना होता था, पहले 8 से 9 घंटे लगते थे। आज मात्र 3 घंटे में बलिया से वह लखनऊ आ सकता है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, पूर्वी उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी को। और भाइयों बहनों, यही नहीं, कोई कल्पना करता था? देखिए, आज से लगभग 2000 वर्ष पहले, जो भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय भारत के अंदर कनेक्टिविटी के 2 पथ बनाए गए थे, एक उत्तर पथ, एक दक्षिण पथ। इतिहास को अगर आप देखेंगे, आपको ये सब जानकारी उसमें मिलेगी। उत्तर पथ पाटलिपुत्र, तक्षशिला से लेकर के, और पाटलिपुत्र नालंदा से लेकर के तक्षशिला तक था, क्योंकि आचार्य चाणक्य को तक्षशिला से पाटलिपुत्र आने में समय न लगे। दूसरा, सामरिक दृष्टि से भी हर समय उनकी अपनी तैयारी रह सके, इस दृष्टि से उन्होंने 2 पथ बनाए थे, क्योंकि उस समय भारत का साम्राज्य बहुत विस्तृत था, बहुत विस्तृत था। और उस समय इस प्रकार की स्थिति उन्होंने तैयार की थी। कहते हैं आचार्य चाणक्य को तक्षशिला से पाटलिपुत्र, पटना, आज के पटना पहुंचने में 4 दिन लगते थे उस समय, आज से 2000 वर्ष पहले। और आज आप दिल्ली से, आज के दिन पर आप दिल्ली से चलेंगे, यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होते हुए बक्सर से आप सीधे पटना की तरफ चले जाएंगे। मात्र 10 घंटे में दिल्ली से पटना पहुंच जाएंगे, मात्र 10 घंटे में।
कनेक्टिविटी कितनी आसान हुई है। दिल्ली से चित्रकूट जाना हो, आज से 6 वर्ष पहले दूरी इसमें 10 से 12 घंटे लगते थे, आज मात्र 5 से 6 घंटे में इस दूरी को तय कर सकते हैं। 13 वर्तमान में और प्रस्तावित एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहे हैं। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश की 4 लेन की हो चुकी है। 17 के पहले केवल 2 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील थे, 2 आंशिक क्रियाशील थे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 9 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हैं, जिनमें 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। और इस वर्ष के अंत तक हम लोग 22 एयरपोर्ट रखेंगे। 22 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के पास होंगे, जिनमें 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। यानी ये कनेक्टिविटी कितनी बेहतर हुई है, ये आपके सामने है। गांव की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, गांव-गांव में बिजली पहुंची है, लोगों को बिजली मिल रही है, सड़कें बन रही हैं। ये सभी चीजें दिखाती हैं कि आज टेक्नोलॉजी का लाभ भी, इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ भी हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के मिला है। और ये सब प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन, उनके मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व में देश के अंदर हर गांव तक पहुंचने के लिए, जिसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि आर्थिक मजबूती का आधार का मापक ऊंची सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्ति से नहीं होगी, बल्कि सबसे नीचे पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से होगी। और जब एक व्यक्ति अयोध्या में बैठ करके या किसी एक गांव में बैठ करके बोलता है कि मुझे आवास भी मिला है, मुझे शौचालय भी मिला है, मुझे रसोई गैस का कनेक्शन भी मिला है, मुझे बिजली का कनेक्शन भी मिला है, मुझे राशन कार्ड भी मिला है, मुझे 5 लाख का आयुष्मान भारत का कार्ड भी मिला है, और मेरे पास जो बचत थी उसको मैंने अपने बेरोजगार लड़के के लिए रोजगार करने के लिए एक ई रिक्शा खरीदा है, मेरा परिवार अब आर्थिक रूप से स्वावलंबी है, सशक्त है, समर्थ है, तो यह उस नए भारत की तस्वीर प्रस्तुत करता है जिस नए भारत में हम सब जी रहे हैं। भाइयों बहनों, इन सभी बातों को हम लोग बहुत अच्छे ढंग से हाईलाइट कर सकते हैं अपने तरीके से, सरल भाषा में, छोटे छोटे कैप्शन बना करके अगर हम इसको हाईलाइट करेंगे, एक बहुत सशक्त भूमिका आपकी होगी। आपकी भूमिका को आज के दिन पे कोई नकार नहीं सकता। बहुत सशक्त भूमिका सोशल मीडिया की है, और अपनी उस भूमिका के लिए आप सभी लोग इस विचार परिवार के साथ मिलकर के 2024 के लिए अभी से अपनी भूमिका तैयार करें, अभी से। क्योंकि जैसे यहां पर पहले भी हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि युद्ध के समय सेनाएं नहीं तैयार होती। जब युद्ध छिड़ जाता है तब सेनाएं तैयार नहीं होती। सेना तैयार करने का सबसे सशक्त समय है, और वह आपके लिए जितने भी लाभार्थी वर्ग है, अलग अलग लाभार्थी समूहों को अभी से जोड़ना, अभी से उनका इंटरव्यू तय कर लेना, और फिर एक साथ एक इन्फ्लुएंसर के पास 2-2 लाख 5-5 लाख के इंटरव्यू हो, और फिर जैसे कोई बोले कि साहब क्या मिला, उस समय 5 लाख के इंटरव्यू उसमें डाल दो। लो भाई, ये तुम्हें हम गिफ्ट दे रहे हैं। अब देखो ना, मैं तो आपको कितना बता रहा हूं कि कितने, यानी अब वो यूपी में तो लाखों में नहीं है, करोड़ों में पहुंचती है, और हर व्यक्ति बोलने को तैयार है, हर व्यक्ति इसमें सहयोग करने को तैयार है। उस दिशा में हम सबको सार्थक प्रयास करना होगा। मैं आभारी हूं सम्मानीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी का कि आज का उन्होंने पूरा दिन 9 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर के उत्तर प्रदेश के अंदर मीडिया से इंटरेक्शन के लिए दिया, और आज के इस दिन में उनका जो प्रेजेंटेशन था वह अत्यंत महत्वपूर्ण था। उसकी हार्ड कॉपी आप सबको उपलब्ध होगी। हमारी जो सोशल मीडिया की टीम है, कामेश्वर जी की, चंदेल जी की, सब लोग वह सभी उन लोगों तक जो जितने भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हमारे इन्फ्लुएंसर हैं उन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। केंद्र और राज्य सरकार के सभी आंकड़ों को हाईलाइट करते हुए उस लाभार्थी ग्रुप तक भी अगर हम पहुंच सकेंगे तो मुझे लगता है कि वो और प्रभावी होगा। एक तो हम डाटा देंगे, लेकिन डाटा के बाद उस लाभार्थी तक पहुंचना, उसका आधा मिनट का वो ले लेना। ऐसे अलग अलग समूहों के अलग अलग
और एक एक इन्फ्लुएंसर के पास जितने अधिक लाभार्थियों के इंटरव्यू आ सकें, ज्यादा नहीं, आधा मिनट का, तो मुझे लगता है कि वह उतना ही प्रभावी ढंग से इस युद्ध में अपनी भूमिका का निर्वहन कर पाएगा। और फिर उसके बाद तो फिर जो कमेंट होते हैं आप लोगों के, वो अपने तरीके से आप अपना प्रस्तुत कर सकते हैं। एक बार पहले उसका जवाब और जवाब के बाद फिर अपने कमेंट पास आप करते रहिए, फिर उसके बाद आपकी स्वतंत्रता है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर में आपने जो उत्साह दिखाया है, मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आपके उत्साह के कारण ही हमारे केंद्रीय मंत्री पुरी जी ने, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भी अब इन युवाओं की तरह ही बोलूंगा। अब देखिए ना, उनका पूरा जीवन लगभग 4 दशक तो उन्होंने विदेश सेवा में भारत का पक्ष दुनिया के सामने रखने में व्यतीत किया, और पिछले 9 वर्ष से वह भारत सरकार के मंत्री के रूप में विभिन्न मंत्रालयों में कार्य करते हुए उन्होंने कार्य किया। उन्होंने यहां पे विस्तार से अपनी बात कही। ये लखनऊ के जो मेट्रो है ना, इस लखनऊ के मेट्रो के लिए फाइनेंस भी उन्होंने ही दुनिया से करवाया था। और संजोग ऐसा कि जब इसके उद्घाटन की तिथि तय होनी थी, तो उसके 2 दिन पहले ही वह मंत्री बने थे। मैंने उनसे अनुरोध किया, मैंने कहा अभी तो आप कल ही आपने शपथ लिया है और मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं लखनऊ मेट्रो। उन्होंने कहा अच्छा तैयार हो गया? मैंने कहा हाँ। कहा उसका फाइनेंस तो मैंने ही कराया था। मैंने कहा देखो, ये प्रभु राम की कृपा है कि आपने इसको फाइनेंस कराया था और आपको कल उद्घाटन में आना। उन्होंने कहा मैं जरूर आऊंगा। और मंत्री बनने के बाद उनकी पहली विजिट उत्तर प्रदेश की थी। आज उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद भी हैं, और उत्तर प्रदेश को उनका बराबर सानिध्य और सहयोग प्राप्त होता है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए विश्वास करता हूं कि हम लोग 2024 के लिए अभी से 9 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर के 1 महीने के पार्टी के इस अभियान के साथ हम जुड़ करके इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, और इस 1 माह के कार्यक्रम में अगले 1 वर्ष की भूमिका तय कर देंगे। तो भाइयों बहनों, अगले 1 वर्ष के अंदर हमारे सामने कहीं भी कोई टिकने की स्थिति में नहीं होगा। इस विश्वास के साथ इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।